नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं सुर सिंह सोलंकी बैरियर फ्री वर्ल्ड से आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र, रेडियो उड़ान के फाउंडर, नेशनल अवॉर्डी, मिस्टर दानिश महाजन। दानिश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सुर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सो दानिश जी, एक्चुअली अभी हाल ही में 2024 में आपको नेशनल अवार्ड दिया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपको नेशनल अवार्ड मिला। और प्रेसिडेंट अवार्ड रहता है जो अपना नेशनल में, राष्ट्रीय, तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो हम उससे बहुत खुश है। आपको कैसा लग रहा है उससे? नहीं, बहुत ही बढ़िया। बहुत बड़ी मूवमेंट थी और बहुत खुश हूँ उसको पाकर। और मेन बात ये थी कि जब मुझे वो अवार्ड मिला तो हर कोई उस अवार्ड को अपने से जोड़ रहा था, चाहे मेरे फैमिली के लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, चाहे मेरी कम्युनिटी के लोग हों, टीम के लोग हों। तो अवार्ड मिला, खुश हूँ। लेकिन ज्यादा बड़ी बात थी कि सब लोगों को ये लग रहा था कि ये अवार्ड उन्हीं को ही मिला है। तो मैं उस तरह का नेटवर्क बना पाया हूँ और इस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये एक बड़ी बात थी। बहुत बढ़िया। और आपकी बात ये सही है कि अवार्ड उन्हीं को ही मिला हुआ है। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम एक्चुअली व्हेन जब आपका नाम नॉमिनेट हुआ था अवार्ड के लिए। मेरे ख्याल से हमारी मैसेज पे बात हुई थी व्हेन वी कॉल्ड ईच अदर, राइट। एंड राइट। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि गुजारिश है, हम आपका पॉडकास्ट करेंगे, एंड देन यू एक्सेप्टेड इट ऑल्सो। एंड आज के दिन में सब लोग देख पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल। बहुत ही सच बोले हैं। हमारी जब ऑफलाइन बात हो रही थी, हमारी बात हुई कि आपने 1500 से ज्यादा पॉडकास्ट किए हैं। जी। मेरे ख्याल से भारत में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बावजूद, आई वुड से, डिसेबिलिटी पर इतनी डिफरेंट एबिलिटी होने, मतलब के बावजूद भी, मतलब 1500 से ज्यादा पॉडकास्ट करना। सर, क्या है इसकी कहानी? कैसे आपने शुरू किया और ये उड़ान आपने कैसे भरी? तो सुर सिंह जी, बात ऐसी है कि 14 साल का था मैं 2002 में जब मैं ब्लाइंड हुआ। हाँ और जी। ब्लाइंड डायग्नोस हुआ एक्चुअली मैं। और तब उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी घर वालों को। और 4 साल मेरे वेस्ट हुए। हालांकि मैं बाय बोर्न पार्शल ब्लाइंड था, लेकिन क्योंकि पता नहीं था कि पार्शल ब्लाइंड कुछ होता है, तो 14 साल तक तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं पार्शल ब्लाइंड हूँ या ब्लाइंड हूँ। तो मेरे को एक्चुअली हेरिडिटी प्रॉब्लम थी, मेरे पापा को भी थी। तो लेकिन ये हम्म, था कि हमारी आईसाइट स्टेबल रहती थी, एक स्पेक्स के साथ हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते थे। तो मेरे पापा तो हम्म, लाइफ टाइम सही रहे, जब तक वो जिए स्पेक्स के साथ कोई इशू नहीं था, हम्म, सारे काम करते थे। मेरे हम्म, केस में मुझे स्पेक्स काफी मोटी लग गई। तो घर वालों को था कि चलो देखते हैं कि छोटी उम्र में इतनी मोटी स्पेक्स लगी है। लोग मजाक भी उड़ाते थे, कोई शक्तिमान बुलाता था, कोई गंगाधर बुलाता था, ऐसे ऐसे। हम्म। तो मैं अच्छा। भी बोलता था घर वालों को कि ये सब मुझे गंगाधर बुलाते हैं। तो हम्म, उनको लगा कि भाई फिर डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, क्या पता कोई ट्रीटमेंट आ गई हो। तो लोकल ही हम्म, एक डॉक्टर था, उसने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा सा इशू है, इसकी आंखों के आगे कोई चीज आई है, उसको साइड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो स्पेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह माय गॉड। तो ओके। घर वाले तैयार हो गए और उसने गलत ऑपरेशन कर दिया। जा हो गया, इंटेंशनली तो नहीं होगा, आई एम श्योर। तो तब मैं फिर मेरी आईसाइट चली गई। फिर अमृतसर में धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया था कि अब केस बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, एक दिन ये ब्लाइंड हो जाएगा, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो एनीवेज, गेटिंग बैक टू द स्टोरी, तो 14 साल के बाद जब मैं टोटली ब्लाइंड हो गया, तो फिर भी कोई अवेयरनेस नहीं थी। बहुत सारे स्कूल वालों ने एडमिशन देने से मना किया। दी ही नहीं, मना तो क्या किया, कई स्कूलों में गया। तो 18 साल में फिर मैंने अपने डॉक्टर को फोन किया। एक इंसिडेंट हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि अ, क्या ब्लाइंड पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, पढ़ सकते हैं, यहीं पे ही एक स्कूल है।
तो मैंने बोला सर, इफ यू कुड हैव टोल्ड मी दिस पॉइंट 4 ईयर बैक आई कुड हैव सेव्ड माय 4 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तो उस टाइम पे मैं उस पोजीशन में नहीं था डिबेट करने की कि सर ये तो आपकी जिम्मेवारी है। तो एक अपने आप में मैं हंस रहा था कि मतलब बताओ, ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पूछूंगा। तो कुल मिला के जो निकल के आया कि इश्यूज हम लोगों का क्या है कि वो इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही, अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच रही। तो जब मैं फिर लुधियाना स्कूल में पहुंचा, स्पेशल स्कूल में, वहां स्टडी शुरू की, वहां चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो फिर ये था कि दो तीन चीजें निकल के आई कि सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी को, मेरे मेरे भी अगर मेरे पास वो एक इंफॉर्मेशन, एक सेंटेंस पहुंचा होता जब मैं 14 साल का था, डॉक्टर ही कह देता कि भाई आप पढ़ सकते हैं, स्कूल जाओ, तो 4 साल बच जाते। तो यही बहुत सारे लोगों की कहानी होगी। तो हमें लगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक हमें पहुंचानी है, हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है उस पर लगातार बात करनी है, अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है, ताकि हमारे लोगों के पास भी एक प्लेटफॉर्म हो जिस पर वो आए, बात करें। तो इस तरह से फिर हमने रेडियो उड़ान की स्थापना की। शुरुआत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब पंख नहीं थे हमारे, फिर भी हमने उड़ान एक भरी। और शायद वो जो आपके 4 साल खराब हुए थे वो खराब नहीं हुए थे, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप सीधे सीधे आपको मिल जाता तो शायद आपको लगता कि नहीं, सब कुछ इजीली मिल जाता है और कुछ जरूरत नहीं है, मे बी आपको ये ख्याल नहीं आता, राइट? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं। पंख तो थे, लेकिन थोड़ा ना वो फैले नहीं हुए थे, वो इकट्ठे हो रहे थे, तो हमने फिर खोल दिए। और अगर जो आप बात कर रहे हैं उसी को मैं अगर कैरी फॉरवर्ड करूं, तो कहीं ना कहीं वो 4 साल को तो छोड़ दिए। मैं कहता हूं कि जो ब्लाइंड हुआ हूं वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर ब्लाइंड नहीं होता तो आज मैं जिस पोजीशन पे हूं तो वहां नहीं होता। सही है, सही है। सही, कहीं ना कहीं हम आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन एक चीज चीज हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जैसे दानिश जी के केस में हुआ है यहाँ पे कि उनको ही वॉज पार्शियली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड बेसिकली, नॉट टोटली विजुअली इम्पेयर्ड। सो वो जो केस हुआ था, शायद कहीं ना कहीं हमारी लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्टर की गलती, उसके कारण हुआ है। दानिश जी, इसको आप कैसे कहना चाहेंगे? बिकॉज गांव में अभी भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। ऐसा कुछ भी अगर डाउट लगता है तो क्या किया जाए? खास करके पेरेंट्स के लिए मैसेज हमें देना है। नहीं, सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई भी डिसेबल्ड पैदा होता है या फिर लेटर ऑन स्टेज पे हो जाता है, तो हम्म, पहले तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ कुछ हुआ है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो करेक्ट। एक्सेप्ट करना सबसे पहला हमारा समाधान है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो ये ओके। माइंड सेट आपका बड़ा जरूरी होना चाहिए कि हाँ भाई हो गया है तो ठीक है। अब जब एक्सेप्ट करोगे तभी सोल्यूशन के लिए भागोगे। जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक सोल्यूशन के लिए नहीं भागोगे। तो जब भी आप के घर में अनफॉर्चुनेटली जब आपके लेटर ऑन कुछ ऐसा हो जाता है, तो पहले तो एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आप अगर इंटरनेट चलाना जानते हैं तो थोड़ा सर्च करिए उसके बारे में, क्या हुआ है, डॉक्टर से प्रॉपर पूछिए कि जो भी डिसेबिलिटी है उसका नाम क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर इंटरनेट आप नहीं चला पाते हैं, जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ आप टेक्निकली साउंड नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिस या सोशल वेलफेयर ऑफिस होता है जो डिसेबिलिटी को टैकल करता है। तो आप वहां पे जाएं, उनसे अपने लोकल एनजीओस के नंबर लें और एक बार वहां विजिट करके बात करें। तो वो बहुत जरूरी है बिगनिंग में। और मेडिकली अपनी जांच करवाएं। बहुत सारे लोग अलग अलग आपको समाधान बताएंगे कि इस बाबे के पास चले जाओ, वो कर लो, वो कर लो। तो वो एक अलग ट्रॉमा आ जाता है। तो उन चीजों के, अगर आपकी आस्था है तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। तो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। यस, जादू टोने में ना पड़े, पहले डॉक्टर के पास बिल्कुल। जाए और फिर एक्सेप्ट करे। और फिर जो हमारी गवर्नमेंट ने इतना सारा अच्छा सा प्रयोजन किया है, उनके पास जाए, उन हाँ, अधिकारी हर के चीज पास का जाए। सोल्यूशन है आज की डेट में, हर चीज का सोल्यूशन है। राइट। करेक्ट, करेक्ट।
सो बस एक एक चीज चीज का तो ये सोल्यूशन नहीं है कि जब आप जब तक आप मतलब मानते नहीं हो चीज को, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एक्सेप्टेंस आपको खुद करनी है। करेक्ट सर। एक दूसरी भी बात है यहाँ पे, जैसे जैसे हमको क्या करना चाहिए, वो एक चीज आ गई। तो गवर्नमेंट की ओर से हालांकि ये सब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी और भी अवेयरनेस शायद गांव लेवल तक या ऐसे कहीं पे हमको मुहैया की जानी चाहिए, हमको अभी भी और कुछ आपको लग रहा है कि कुछ सुधार अभी भी होना चाहिए नहीं नहीं, अवेयरनेस तो पर्सपेक्टिव से, उसके तरह बहुत की कौन सुधार सी? होना चाहिए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं जब भी डिस्कशंस करता हूँ या लोग मुझे बुलाते हैं, हम्म। तो हम ये बात रखते हैं कि रूरल एरिया में अवेयरनेस नहीं है, अर्बन में काफी हद तक अवेयरनेस है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। अर्बन एरियाज में भी लिमिटेड अवेयरनेस है। मेरी अभी पिछले लास्ट वीक की बात है, मेरे को एक पॉडकास्ट करना था। तो मैंने एक जी। नॉन डिसेबल्ड को अप्रोच किया, वो साइबर एक्सपर्ट थे बहुत बड़े। हम्म। तो किसी के रेफरेंस से मैं साइबर पे एक शो करना चाहता था। तो मैंने पहले बातचीत की, उनसे टाइम लिया, फिर मैंने उनको बताया कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो ही वॉज हम्म। कम्प्लीटली शॉक्ड। तो आप कैसे करते हो, फिर आप मेरे से बात कैसे कर रहे हो, फोन कैसे चला रहे हो, क्या दोनों का सिस्टम अलग होगा? तो कुल मिला के वो मेट्रो सिटी में है, दिल्ली में है। तो जब दिल्ली के बंदे को ही अवेयरनेस नहीं है, तो गांव में तो बड़ी दूर की बात है। और सारा कुछ हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोगों की नो। भी जिम्मेवारी है। ये हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओज और इंडिविजुअल्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी। जिस जिस एरिया में वो रहते हैं, उस एरिया में अवेयरनेस फैलाने का काम करना चाहिए। बात सही है आपकी सर, लेकिन जैसे यहाँ पे एनजीओ की बात आती है, हम अगर देखेंगे विजुअली इम्पेयर्ड के, न सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के, लेकिन तकरीबन सभी डिसेबिलिटी के बहुत सारे एनजीओ है एंटायर अक्रॉस इंडिया में, अगर हम देखेंगे बहुत तो बहुत नामी भी है। तो अभी भी मतलब ये लेक ऑफ अवेयरनेस, मतलब उनकी क्या जिम्मेवारी है, और व्हाट डू यू थिंक अभी उनको क्या सुधार लाना चाहिए, या तो कैसे बेहतर सिस्टम को वो कर सकते हैं? एनजीओ, देखो, ये हमें बाहर से लगता है कि बहुत एनजीओ है। आप अपना देश देखिए कितना बड़ा है। और जी। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे प्लेन है, कहीं तो ऐसे एरियाज है जहाँ पे तो आज भी आप नहीं जा सकते, है ना? करेक्ट। एक्सेसिबिलिटी के बहुत इश्यूज है। तो एनजीओज बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम है। तो उनकी अब प्रॉब्लम जितनी भी है, उनकी अलग से ये प्रॉब्लम है कि अगर एक एनजीओ एक काम कर रही है, तो बाकी भी वही करना शुरू कर देती हैं। तो जिसके कारण अलग अलग काम नहीं हो पा रहे हैं, और अलग अलग एरियाज में नहीं हो पा रहे हैं। अगर सपोज दिल्ली में कंप्यूटर सेंटर खुला है, तो 20 और खुल जाएंगे। अरे भाई, एक ने खोल रखा है ना, तो 19 कुछ और कर लो। कोई और एरियाज ले लो जहां जरूरत है। तो वो सबको दिल्ली में ही करना है, क्योंकि दिल्ली में एक तो कंपनीज है, फंडिंग है, और एक्सेसिबिलिटी है लोगों के आने जाने की। तो हर किसी को अपना एक लक्ष्य स्थापित करना चाहिए कि मेरे को ये करना है। अगर एक बंदा एक काम कर रहा है, तो लेट हिम और हर डू दैट। मुझे कुछ अलग करना चाहिए और अलग जगह पे करना चाहिए, वो सोच लाने की जरूरत है। लेकिन एनजीओ बहुत हैं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। वो दिखती हैं हमें क्योंकि हम इस फील्ड में एक्टिव हैं, लेकिन बहुत कम है आज की डेट में भी। और ठीक है, गुड बैड दोनों तरह का होता है। वो तो हर सोसाइटी में हर जगह होता है, हमारे में भी है। तो कहीं ना कहीं एनजीओ को फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा, जो लेक यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों लानी पड़ेगी। दोनों नहीं है। दोनों लाने के लिए परफेक्ट, जो कि हमें जरूरत है। अच्छा, करेक्ट। आप खुद हमें बताएं अभी आपको चैलेंजेस क्या क्या आ रही है, आप तो बहुत प्रोग्रेस किए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस अभी भी आ रही है फंडिंग हमें। बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जब से शुरू किया था आज तक वो एज इट इज ही बना हुआ है। उसका कारण ये है कि हमने तो तब ऑनलाइन शुरू किया था जब ऑनलाइन का कोई जिक्र भी नहीं होता था। ये तो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम जब ऑनलाइन शुरू हुआ, तो हमने यस। तो 2014 में ही फ्यूचर देख लिया था। लोग तो 2020 के बाद बात कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे ही पॉडकास्ट शब्द आया, हम तो 14 से कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो
लेकिन आज भी जो फंडिंग देते हैं उनको एक फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए, काम नहीं देखते। उनको वो हम्म। जो ब्रांड टैग चाहिए। अब जाएंगे एक स्कूल में फोटो खिंचाएंगे, उनको वो देखेंगे नहीं कि अगर एक बंदे ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है तो उसको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि फंडिंग हम तो सब अपनी टीम वाले गवर्नमेंट जॉब करते हैं भाई, हमें तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपने, रेडियो एक ऐसी चीज है 24/7 आपको लोग चाहिए। आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको 2-3 एम्प्लॉयज चाहिए, आपको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, तो हम लिमिटेड ही कर सकते हैं। तो कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा। तो फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम एटलीस्ट इस वीडियो के जरिए तो गुजारिश करेंगे कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, मतलब पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। रेडियो भी एकमात्र है अभी, हम अगर देखा जाए तो गुजारिश है हमारी लोगों से कि भाई फंडिंग में हमें मदद कीजिएगा, रेडियो उड़ान को मदद कीजिएगा। दानिश महाजन तो रीचेबल है, हम मैंने उनका नंबर भी कभी भी इंडिविजुअल। रेडियो पे, और फंडिंग की जब हम बात करते हैं तो मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। देखो इंडिविजुअल जो बेचारे सभी हैं हम लोग, तो वो सब कर रहे हैं अपने अपने, उनसे बात और बनेगी नहीं। वो तो अब सुर सिंह जी हैं, मैं आपको बोलूं, आप गुजरात में हो, आप कई अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हो। तो आप, जी। और मैं ये वाला देना भी नहीं चाहता मैसेज कि भाई फंडिंग करो। मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि अब देखता हूं मैं, लोग कोई व्हाट्सएप पे पैसे मांग रहा है। आप हमारे रेडियो उड़ान को जो भी सुनते हो, या जितना भी सुना हो, या यूट्यूब पे चले जाओ, आपको एक भी पॉडकास्ट में, एक भी वीडियो में नहीं आएगा कि हमें डू सपोर्ट अस फाइनेंशियली, हम नहीं कहते। उससे फिर यही एटीट्यूड आता है कि यार ये डिसेबल्ड के लिए काम कर रहे हैं और इनको फंडिंग ही चाहिए। वो जब मैं फंडिंग की बात करता हूँ तो मैं उसके उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सीएसआर है, सीएसआर हो गया, या जो गवर्नमेंट है, दे मस्ट कम फॉरवर्ड। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट से आप लोगे तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? गवर्नमेंट के पास भी तो हमारा ही तो पैसा है, टैक्स पेयर्स का। तो हम टैक्स पेयर का पैसा है, वही हमारा पैसा है। और गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की है, हम कौन सा एडिशनल मांग रहे हैं? तो गवर्नमेंट को और सीएसआर को थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहिए। स्मॉल स्केल एनजीओस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं आपसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और पहले तो माफ कीजिएगा कि हमने स्ट्रेट अवे फंडिंग यहाँ पे हाँ नहीं, मैं गुजारिश कर। इंडिविजुअल से नहीं चाहता हूँ क्योंकि सबके अपने बट दिस इश्यूज इज, हैं। या तो और मैसेज मैसेज ये है कि हाँ, इंडिविजुअल से नहीं, और एनजीओ से भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सीएसआर, सीएसआर बहुत बड़ी चीज है, राइट। और उसका यूज होना चाहिए, खास करके रेडियो के लिए। इतना ज्यादा फंड शायद सीएसआर में से जरूरत नहीं, लेकिन उनका थोड़ा सा भी हिस्सा आ जाएगा तो काम में आ जाएगा। मैं लेकिन दानिश जी आपको इंडिविजुअल लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वॉलेंटरली करना चाहते हो, अपनी सर्विसेज देना चाहते हो, फॉरगेट अबाउट फाइनेंसेस। तो और अगर आपको इंडिविजुअली करना भी है तो पहले काम समझ के कीजिए। आपको अगर लगे तो कीजिए। जस्ट जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग हेयर तो आपको फंड करना है, नहीं, दैट्स रॉन्ग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड इफ यू फील कि नहीं सच में काम कुछ हो रहा है ऐसे, तो करिएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं एक्चुअली आपकी बात से इसलिए सहमत हो रहा हूँ बिकॉज मेरा भी यहाँ पे, जैसे मैं बैरियर फ्री वर्ल्ड चला था, राइट। देखा जाए तो यूट्यूब की बहुत ही अच्छी चैनल है अपने कम्युनिटी के लिए, डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए। आप नहीं मानेंगे दानिश जी, अभी तक हमने एक भी रुपया फंड नहीं लिया है कहीं से भी। जितना भी फंड होता है हम खुद ही करते। हम बोले तो हम, मैं अकेला ही मेरी टीम में हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ इसमें। सो एनीवेज, नहीं, दिस इज हेड्स ऑफ टू यू, द ये बहुत ही है। और वो हमारा फर्ज बनता है ये अपनी कम्युनिटी को हमारा फर्ज है। मैं बैक सिर्फ देना। ये कोई, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। एज ए डिसेबल्ड ये हमारा फर्ज है और हमें ईमानदारी से करना चाहिए। बिल्कुल सही, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अवेयर नागरिक होने के कारण, जागृत नागरिक होने के कारण हम ये काम कर रहे हैं, और इसके कारण मतलब शायद हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो दानिश जी, अभी रेडियो उड़ान के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए बिकॉज हमारी चैनल पे काफी लोगों को इनकी जानकारी थोड़ी सी अच्छी अगर आप ब्रीफ कर पाए तो दैट वुड बी हेल्पफुल। एंड मैं व्यूअर्स को कहूंगा कि दोस्तों, सिर्फ बैरियर फ्री वर्ल्ड नहीं है, रेडियो उड़ान को सुनिएगा। मैं सुनता हूँ क्योंकि दानिश जी हमारे फ्रेंड है,
और वो भी बहुत ही वेरियस, मतलब वैरायटी ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रोबेबली दानिश जी, अगर आप बताएंगे यहाँ पे तो बेहतर होगा। तो रेडियो, बहुत सारे लोग और बहुत सारी मीडिया इसको थोड़ा डिफरेंट कवर करती है। कोई कहता है ब्लाइंड रेडियो, कोई कहता है स्पेशल हम्म। रेडियो, कोई कहता है डिसेबल्ड रेडियो। तो पहले तो हम्म। टर्मिनोलॉजी सही होनी चाहिए कि ना तो ये कोई स्पेशल रेडियो है, ना ये कोई ब्लाइंड रेडियो है, ना ये कोई डिसेबल्ड रेडियो है। ये एक करेक्ट। नॉर्मल रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है रेडियो उड़ान। ये एक इंटरनेट रेडियो है। जैसे जहाँ पे भी इंटरनेट एग्जिस्ट करता है तो आप सुन सकते हो इसे। उसके लिए हमारी ऐप है रेडियो उड़ान करके ही, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। यह है पहली बात। ये दूसरे जितने भी रेडियो स्टेशन होते हैं ठीक उन्हीं की तरह है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ जो शोज हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या उनको डेडिकेटेड है। हमारे अगर कोई नॉन डिसेबल्ड लिसनर है तो उनके लिए तमाम शोज है। जैसे बॉलीवुड के शोज अमूमन आते हैं, न्यूज़ के शो हैं, कॉमेडी शो हैं, गेम शो हैं, गजल्स के हैं। तो ये सारे शोज आप लोगों के लिए है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसको यूनिक क्या बनाता है, स्टोरीज के शो हैं, वो हमारे चार पांच ऐसे शो हैं जो स्पेसिफिकली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। उसमें पहला शो मेरा है बदलता दौर, जिसमें हम जो भी कम्युनिटी में मुद्दे चल रहे होते हैं उन पे बात करते हैं, या जो भी हमारे कम्युनिटी में लोग अचीव करते हैं उनको अपने शो में बुलाता हूँ, उनके एक्सपीरियंस जानता हूँ। और अगर कुछ गलत होता है तो एज ए प्रेशर ग्रुप उस पर आवाज उठाते हैं हम। दूसरा हमारा शो है कम्युनिटी कलर, जिसमें हम वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन करते हैं। पूरे हफ्ते की घटनाएं लोगों को बताते हैं कि डिसेबिलिटी समाज में नेशनली और इंटरनेशनली क्या हुआ है। तीसरा हमारा शो है टेक सिटी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल बनाते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए कि किस स्क्रीन रीडर के साथ कौन सा ऐप आपको चलाना है या कौन सा सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में डालना है। फिर एक हमारा बुक वर्ल्ड करके शो है, जिसमें हम इंग्लिश किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि जिनको इंग्लिश नॉवल पढ़ने हैं लेकिन लैंग्वेज के कारण नहीं पढ़ पा रहे, तो वो सुन सकते हैं। टाइम टू टाइम फिर हम कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए अलग से शो करते हैं। मैथ और रीजनिंग के ऊपर, जीके के ऊपर, या वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए वोकेबलरी डोज है। एक हमने मिलाप सेगमेंट रेडियो पे शुरू की है। जो लोग हमारे डिसेबल्ड है, जिनको शादी करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैच नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों की प्रोफाइल्स वहां पे अपलोड कर रहे हैं। तो लोग वहां से वो प्रोफाइल सुन सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये उनके लिए कंपैटिबल है तो ये उन पे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये है रेडियो का। उसके अलावा ऑफलाइन हम हर साल एक नेशनल कन्वेंशन करवाते हैं। 8वीं कन्वेंशन हमारी फरवरी में है, जिसमें अलग ओके। अलग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हम डिसेबिलिटी डिस्कशंस करते हैं। इंक्लूसिव गेम शो होता है। अम, इस बार हम फैशन शो करा रहे हैं, पहली बार ब्लाइंड का, मेल और फीमेल का। सिंगिंग को हम बहुत ऊपर ले गए हैं, उड़ान आइडल करके हमारा शो बहुत फेमस है। नेशनल सिंगिंग कंपटीशन है। वो एक रियलिटी शो की तरह हम करते हैं, पहले रेडियो पे करते हैं और फिर उसका फाइनल जो है वो फिजिकल होता है। और प्ले करते हैं हम डिसेबिलिटी के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पे। तो और मेट्रोमनी मीट करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो ये सारा काम हमारा चलता रहता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं एक्चुअली व्यूअर्स को एक यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे व्यूअर्स को, कि बैरियर फ्री वर्ल्ड में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं प्रार्थना करूंगा दोस्तों आपको कि आप रेडियो उड़ान की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मेरा काम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम दानिश जी एंड उनकी टीम कर रही है। दूसरा कि ऐप भी आपको मतलब इजीली अवेलेबल है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दिस इज स्पेशल, मतलब हम कहेंगे कि ऑफ कोर्स दूसरे लोगों के लिए भी है, नॉर्मल लोगों के लिए भी है, लेकिन स्पेशली अगर हमारी कोई कम्युनिटी का आदमी और कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो हम ये दो गुजारिश आपसे करेंगे। और दानिश जी, अभी आप जब 14 साल के थे और आपको ये विजुअल इम्पेयरमेंट, टोटली विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, उस वक्त की टेक्नोलॉजी और अभी की जो टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू मस्ट हैव स्टार्टेड विद ब्रेल एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? तब ब्रेल एक मात्र, या तो फिर वो आई थी टेक्नोलॉजी उस वक्त पे, लेकिन इतना सारा नहीं था। अभी टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव हुआ है? स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दी विजुअल इम्पेयरमेंट,
क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लाइंडनेस की बात करें, जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये चीजें भारत के सभी विजुअल इंपेयरमेंट लोग के पास होनी चाहिए, कि शायद उनको अवेयरनेस ना हो, तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए यहाँ पे। नहीं, वो तो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है आज तो। 2014 से पहले, 2010 में, तब तो इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती थी। बहुत एरियाज तक तो गांव में तो पहुंचा ही नहीं था इंटरनेट, 2G चलता था। एप्स नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी का किसी को पता नहीं था। तो अब तो गेम चेंजर है। अब तो नेट की स्पीड 5G पे पहुंच गए हम। तो जो नॉर्मल स्पीड जो वाईफाई की 100 Mbps हो गई है। और अवेयरनेस बहुत बड़ी है, हर तरह की ऐप है। पहले टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, आप खुद करवा सकते हो। मूवी की टिकट्स डाउनलोड कर सकते हो, सारी पेमेंट्स खुद मैनेज कर सकते हो। तो जमीन आसमान का फर्क आया है। और टैक्सिटी हमारा प्रोग्राम है, और किसी को भी किसी की तरह की मदद चाहिए, हर तरह की, अब शॉपिंग खुद कर सकते हो, ट्रैवल खुद मैनेज कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी हैज मेड यू इंडिपेंडेंट। तो अब तो आपके ऊपर है, आप कितना सीखते हो। देयर इज नो लिमिट, और हर चीज का सोल्यूशन अब अवेलेबल है। यस यस, हमारा आपसे मतलब जो प्रश्न था वो, ऑफ कोर्स इट्स बीन चेंज लाइक एनीथिंग। हम लोग अभी एआई गेम के जमाने चेंजर है, में, हाँ, गेम चेंजर गेम है। चेंजर है एआई, तो पूरा गेम चेंजर है। तो जैसे आपके विजुअल इम्पेयर्ड के जो क्षेत्र है, इसमें क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट्स आए विच इज नोन टू यू, आपको पता है, शायद गांव के, दूर दराज के गांव के किसी विजुअल इम्पेयर्ड भाई बहन को पता ना हो, यू थिंक कि पता हो भी, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, क्या क्या ऐसे है कि उनके पास तो एटलीस्ट होना ही चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर ही है। तो सबसे पहले तो हम्म वो होना चाहिए। ये जो हम्म आपके फोन के लिए या कंप्यूटर के लिए, तो जो आपको कुछ भी आप टाइप करोगे आपको पढ़ के बताएगा, जो भी स्क्रीन पे है पढ़ के बताएगा। तो स्क्रीन रीडर आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। और इनिशियली आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कंप्यूटर या मोबाइल। अब तो यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन आपको सिखा रहे हैं। तो हम्म वंस आप सीख गए कि आपको टॉकिंग सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, फिर अपने आप चीजें खुलती जाएंगी। और दूसरा, मोबिलिटी बहुत जरूरी है। तो उसका हम्म टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई टेक्नोलॉजी गैजेट्स भी आ गए हैं जो आपको रास्ता बताते हैं आगे क्या है, कोई जानवर तो नहीं है। कोई बस ऐसे ग्लासेस आ गए हैं कि जो भी सामने होगा वो आपको बताएंगे। तो किसी को भी किस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे साथ जुड़ सकता है। मेरा नंबर है 9463668196, या रेडियो उड़ान टाइप करके। तो ये हर बंदे की ना अलग अलग नीड्स होती है सुसिंग जी। लेकिन जी जो जी मोटी मोटी नीड है, ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जी जी। सर ठीक है, हमने ये बात कर ली कि भाई लिमिटेड, पहले कुछ लिमिटेशंस थे, उसको ओवरकम कर टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस बोल सकता हूँ मैं तो ये, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत बढ़ गया इसके कारण, टेक्नोलॉजी चेंजिंग होने के कारण। लेकिन अभी भी आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसा हो जाए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, या तो फिर आपको और भी जरूरत है, मतलब टेक्नोलॉजिकली आई एम आस्किंग कि विच कैन ड्रास्टिकली मेक चेंजेस? हाँ बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, जितनी टेक्नोलॉजी है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। वो एक बड़ा चैलेंज है कि ऐप तो हर चीज की अवेलेबल है, जो सबके लिए आती है वही हमारे लिए है। कोई अलग से ऐप नहीं बनती हमारे लिए। जो आप गूगल पे चलाते हो हम भी गूगल पे चलाते हैं, जो गूगल प्ले चलाते हो वो भी हम चलाते हैं, फोन पे है, या IRCTC है, जोमेटो है, स्विगी है, अमेजोन है। तो ये सारा कुछ जो आपके लिए आएगा वो हमारे लिए आएगा। सवाल इतना है कि वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। वो ऐप एक्सेसिबल होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐप को हम चलाना चाहे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो हो सकता है कि वो गेम चेंजर एक फैसला है। तो 6 महीने साल में शायद वो हमारी वो वाली समस्या भी हल हो जाए। तो अभी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होने की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस यस यस। एक्सेसिबिलिटी, हालांकि सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में नहीं, लेकिन हर क्षेत्र में उसका अवेयरनेस नहीं होने के कारण, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है, उसके कारण मतलब मिसिंग है एक्सेसिबिलिटी। तो हम यहाँ पे जितने भी टेक्नोक्रेट्स हमारे जो यहाँ पे सुन रहे हैं, उनको प्रार्थना करना चाहेंगे कि यार कम से कम ये ध्यान रखा जाए कि वो ऐप
या तो वेबसाइट या तो जो भी आप बना रहे हैं टेक्नोलॉजी ना। ऐप, वेबसाइट, कोई ऑफिस, घर, कोई प्लेग्राउंड, कोई अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में ये आपका एरिया है, तो हर एरिया जब भी आप डिजाइन करें, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपने जहन में रख के, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रख के, सिर्फ ब्लाइंड का नहीं, सभी डिसेबिलिटीज का, हर किसी के लिए एक फॉर्मेट अवेलेबल है, गाइडलाइंस अवेलेबल है, उसको फॉलो करके बनाएं। करेक्ट, हार्मोनाइज गाइडलाइंस है, और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी गाइडलाइंस है WCC। सो उसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों, और इससे आपका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। कंपनीज के लिए ये रिक्वेस्ट है, कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। जैसे मेरी चैनल की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विजुअल इम्पेयरमेंट के लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब की हुई, तो आई गेट अ वाइड रेंज ऑफ व्यूअरशिप बिकॉज ऑफ दैट। तो इससे ये फर्क पड़ता है। दानिश जी, दूसरी एक चीज है, एक अलग एंगल में पूछ रहा हूँ आपको। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अभी भी आपको क्या लगता है, विजुअल इम्पेयरमेंट की ही बात हम पहले करें, उसके बाद दूसरी डिसेबिलिटी शायद हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लग रहा है, अभी भी आपको किस किस चीज की जरूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे हमारे पैरा स्पोर्ट्स को लेके? स्पोर्ट्स में जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले तो स्पोर्ट्स पहले से तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। पैरालंपिक में हमने देखा, जहाँ पैरालंपियन की परफॉर्मेंस कहीं बढ़िया थी। जो नॉन डिसेबल्ड हमारे एथलीट्स थे, ये कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो नॉन डिसेबल्ड एथलीट है वो भी हमारा प्राउड है। और जी। हेड्स ऑफ टू देम द एफर्ट्स दे पुट। और उनके चैलेंजेस अलग है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन पैरालंपियन को बहुत कम रिसोर्सेज देके भी जब वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो हमें ये कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ता है। स्पोर्ट्स आगे कर रहा है। स्पोर्ट्स में दिक्कत एक ही सबसे बड़ी ये है कि जो साइटेड बॉडीज हैं वो हमें एफिलिएशन नहीं देती। तो जिसके कारण उनको वो बेनिफिट नहीं मिलते जो साइटेड लोगों को मिलते हैं, चाहे वो BCCI हो, वो ब्लाइंड क्रिकेट या व्हीलचेयर क्रिकेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो बैडमिंटन वाले हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, चेस वाले रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो वो एक दिक्कत है सबसे बड़ी, एफिलिएशन नहीं देती है। उस एफिलिएशन हम्म। अगर मिल जाती है तो काफी हद तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और हम्म। दूसरा जो हमारे स्तर पे प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोचेस कहाँ से मिलेंगे, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो बिगिनिंग में कैसे हमने आगे बढ़ना है, क्या करना है। हम्म। तो वो एक चैलेंज है कि हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लोगों के लिए। सो अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक अवेयरनेस की कमी आ रही है दोनों साइड से। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, आपको क्या लगता है, फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे भी शायद कहीं ना कहीं कोई रोल है? नहीं, वो क्योंकि एफिलिएशन मिल जाएगी तो सॉल्व हो जाएगा बहुत सारे इश्यूज। और बजट तो हमारा कम ही एज कम्पेयर टू अदर। एग्जैक्टली अगर दूसरी बात यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाए, तो दूसरी बात ये भी है कि मतलब आप देखेंगे, जो भी नॉन पैरा एथलेट्स हैं, उनको जो स्टेट वाइज रकम मिलती है, और जो पैरा एथलेट्स है, शायद कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है, हमें कम दिया जा रहा है। दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके हाँ, बारे बहुत में क्या कम दिया ख्याल जा है? रहा है, बहुत कम। सिर्फ हरियाणा थोड़ा सा अच्छा दे रहा है, बाकी तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तमिलनाडु भी अच्छा दे रहा है, हरियाणा अच्छा दे रहा है, और शायद कहीं ना कहीं नहीं नहीं, कर्नाटक ने भी तमिलनाडु शुरू किया उतना है। नहीं दे रहा जितना बाकी दे रहे हैं, जितना देना चाहिए। जी। तो आपके ख्याल से ये मतलब अ, कहा जाए तो इक्वल अगर हो जाए हर हर राज्य में, तो एक एक ये आवक का एक जरिया भी रहेगा, राइट, डिसेबल एथलीट्स के लिए डिसेबिलिटी स्पेशली। एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हर स्टेट को पॉलिसीज बनाने का हक है अपनी फाइनेंस के हिसाब से और सबसे। लेकिन कुछ इस इश्यूज पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन हो गई या ये प्राइज मनी हो गई। तो है दिक्कतें अभी काफी। यस, यूनिफॉर्मिटी की शायद कमी है यहाँ पे, और मे बी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड और सेंट्रल स्टेट्स वो तो भी थोड़ा सा। पथेटिक्स है इंडिया की डिसेबिलिटी को लेके, जितना काम हो रहा है सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, स्टेट्स पे बहुत कम काम हो रहा है। और
स्टेट्स को भी अब थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। गोवा से सीखना चाहिए। गोवा काफी अच्छा कर रहा है। कुछ और स्टेट्स हैं, केरला थोड़ा अच्छा कर रहा है। सदर्न हम्म। स्टेट्स थोड़ा अच्छा कर रही हैं। लेकिन अभी स्टेट्स लेवल पे बहुत काम होने की जरूरत है। जितना हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जितना, जा तो फिर इसको स्टेट की लिस्ट से निकाल देना चाहिए जब स्टेट्स ने काम ही नहीं करना उस तरह से। व्हाट डू यू तो थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम करने बाकी है अभी स्टेट्स को, जो कि सारे सेंट्रल। ही काम करने की जरूरत है। कुछ एक्सेसिबिलिटी पे जीरो ध्यान है, जॉब्स का कोटा नहीं भरते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट रन स्पेशल स्कूल्स है, टीचर नहीं होते वहां पे। तो बहुत सारे काम है। पेंशन कई स्टेटों में 100 रुपया है, 200 रुपया है। तो बहुत सारा काम है। स्टेट्स पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो सेंटर जितना डंडा देता है बस उतना काम होता है। तो हम ये भी गुजारिश करेंगे खास करके स्टेट अथॉरिटी से कि यार इस पे ध्यान दिया जाए। आज मतलब दानिश हमारे साथ है और कोई नेशनल अवार्ड ही है, तो इनकी खुद की गुजारिश है, हमने भी ये बहुत ऑब्जर्वेशन किया है कि सेंट्रल भर भर के देने को तैयार है, पर कहीं ना कहीं हम लोग हमारी झोली खाली रखे हुए हैं। और उसके सामने आप देखिएगा कि डिसेबिलिटी हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। खास करके आपने स्पोर्ट्स का देखा। दानिश जी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग बीइंग अ डिसेबल कस्टमर, हमारा शायद कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कंपनीज को क्या क्या चेंजेस या तो क्या कंपनी को टेक्नोलॉजी। अवेयरनेस नहीं है। डिसेबल्ड बहुत बड़ा कस्टमर है। इन लोगों को एप्पल से सीखना चाहिए, सैमसंग से सीखना चाहिए। एप्पल ने जब ये टॉक बैक लाया ब्लाइंड के लिए, या साइन लैंग्वेज का प्रावधान किया डेफ के लिए, तो एक रेवोल्यूशन आ गई। आज भी करोड़ों यस। में कस्टमर होंगे एप्पल के जो डिसेबल्ड हैं। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिस कर रहे हैं। अब अगर सपोज दो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एक एक्सेसिबल है और एक नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट करा के देख ले कितना बड़ा बेनिफिट होगा जो एक्सेसिबल है, और जो कितना बड़ा लॉस होगा। 2 करोड़ 68 लाख लोग थे हम 2011 में, जब 7 डिसेबिलिटीज थी। तो अब 21 डिसेबिलिटी हैं, और मोटा मोटा 10 करोड़ के आसपास हम नंबर होगा, 10 से 15 करोड़ के बीच में डिसेबल्ड का करेक्ट, इंडिया में। तो आप करेक्ट। बहुत बड़ा कस्टमर बेस जो भी इस डायलूमा में है कि डिसेबल्ड कस्टमर नहीं है, तो वो डायलूमा में है। और उनको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये और ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए कि डिसेबल्ड वोट बैंक को आप लोग पूछते नहीं हो, लेकिन बहुत बड़ा डिसेबल, 10 करोड़ डिसेबल्ड है, 4 लोग उनके घर के 40 करोड़ हो गए। तो पॉलिटिकल, जब आपने बात की सर, तो मैं कहना चाहूंगी हमारे लिए कोई रिजर्वेशन होना चाहिए, या तो फिर कैसे हम लोग इसमें आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन ही आप होना हर चाहिए। हर बिल्कुल रिजर्वेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी नहीं है सर, आप हाँ, अगर देख लोगे नहीं होना है, तो। नहीं है ना, तभी तो बोल रहे हैं होना चाहिए। सारा काम तो एग्जैक्टली, पॉलिटिक्स के बेस पे ही होगा ना। तो एग्जैक्टली। जब पॉलिटिकल जो पॉलिसी बनती है उसमें हमें सुना ही नहीं जाता, तभी तो आज तक एक्सेसिबल इंडिया बना नहीं ना, क्योंकि पॉलिसी बनाते टाइम हमने लिया ही नहीं डिसेबल्ड को। अब वो चीजें बन गई, अब कह रहे हैं उसको रेट्रोफिटिंग करो। तो वो बात बनती नहीं है ना, जो बन जाए। तो आज भी दे शुड लर्न। एंड हम तो डिमांड करते हैं कि 2 सीटें तो कम से कम राज्यसभा में, और जो हमारे लोकसभा में होनी चाहिए, और स्टेट लेवल पे भी 2-2 सीटें विधानसभा में हमारे लिए रिजर्व होनी चाहिए। हम ये गुजारिश इसलिए करेंगे बिकॉज ये जरूरी है। हम हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा हमारी संख्या बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो इंडिया की। तो ये होना ही चाहिए। दानिश जी, बहुत सारे हमारे प्रश्न हुए, और आपने ये रेडियो की उड़ान कैसे भरी, रेडियो उड़ान में कैसे पंख फैलाए, और हर जगह पे आपने अवेयरनेस जागृति फैलाई, और हजारों लाखों पर्सन विद डिसेबिलिटी को मदद की। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। एक लास्ट संदेश कोई आपका हो विच यू थिंक कि आपको देना चाहिए, वो दे के हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग की समाप्ति करेंगे, तो प्लीज। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप डिसेबल्ड होते हो, तो जहाँ आपके घर में कोई होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सेप्टेंस इज की। उसके बाद
जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपके पास हमेशा दो रास्ते बचते हैं, वेदर क्राई और ट्राई। अब ये आपको चूज करना है कि आपको ट्राई करना है या क्राई करना है। क्राई करेंगे तो जहां पे है वहां से डाउन ही जाएंगे, ट्राई करेंगे तो जहां पे है उससे ऊपर ही जाएंगे। तो ये तो चॉइस आपकी है, हर चीज का सोल्यूशन है। और हम्म। लाइफ को एंजॉय करो। स्किल सेट इज अ की आज के टाइम पे। तो हर तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है आजकल, तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे एवेन्यूज हैं। तो स्किल सेट हासिल करें ताकि आपको जॉब के पीछे भागना ना पड़े, बल्कि जॉब को आपके पीछे भागना पड़े। तो वो आप आज घर बैठे भी कर सकते हो, कहीं जाके भी कर सकते हो। तो वो सीखने की चाहत आपके पास होनी चाहिए। और रेडियो उड़ान सुनते रहिए, आपके जो भी सजेशन है वो हम तक पहुंचाए, हम कुछ नया करने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच। रेडियो उड़ान सुनते रहे हो, मेरा भी मैसेज है। चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा और मजे लीजिएगा। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुसिंग जी, इट वॉज प्लेजर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।